हेलो एवरीवन। यार कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे कक्षा 10 के जो गणित का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, उसको हम हल करेंगे। हाँ, अब एक चीज़ है कि यार ये जो हमारा पूरा का पूरा पेपर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो ये अलग अलग पार्ट्स में हमारी वीडियो जाएंगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको जो है मेरे पढ़ाने की स्पीड स्लो लगे, आप टाइम बचाने के लिए जो यूट्यूब में आपकी स्पीड वाला यहाँ पर फंक्शन मिलता है, जो ऑप्शन मिलता है, उसको आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है मेरी स्पीड कम लगे तो आप 1.25 1.5x पर करके आप इसको देख सकते हैं। इससे आपको टाइम भी बचेगा। अब दूसरी चीज़ है कि यार अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं 11th 12th की भी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको फिजिक्स का फ़ायदा तो मिलेगा ही। अभी जो आपके जो भी नई वीडियो जाएंगी ये सारी मैथ वगैरह की आपको मिल जाया करेंगी। और दूसरी चीज़ कि ये तो एकदम फ्री है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिशियल तो होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो भी हम सवाल करेंगे, ये सवाल शुरू में मैं आपके जो बेसिक फार्मूले हैं उन पर मैं करा दूंगा, लेकिन जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जितने हमें सवाल करना है सवाल वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से मैं क्या करूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वो चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों को ये सिर्फ यही चाहिए होता है कि हम इस सवाल को कैसे हल करें, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं शुरू में रख रहा हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ यार अगर मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है, आपके सिलेबस से ही होगा, मैं इसलिए एक्स्ट्रा वो चीज़ें बताऊँगा कि अगर जो है इस टाइप का सवाल या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप क्या करो, उसको हल कर सको। ऐसा ना हो कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया सवाल तो आप उसमें भटक गए, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं वो जो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वाली होंगी जब हम सवाल कर लेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद मैं उसमें और एक्स्ट्रा उधर कराऊंगा और मैं बता दूंगा कि यहाँ तक हमने सवाल कर लिया है, अब इसी का मैं एक्स्ट्रा अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जो भी सवाल हैं उनको ज़रूर करना। ठीक है, खुद से करना। अगर यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप खुद जो है कॉपी पेन से नहीं करते हो। मैथ का मतलब ही होता है कि यार उसको जो आप कॉपी पेन पर करो। और जो लास्ट वाली चीज़ें मैं बताऊँगा, मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप उसको भी देखो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब समांतर माध्य क्या सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है कि अगर हमारे पास जो है इस तरह से x1 x2 x3 इस तरह से अलग अलग नंबर दिए हैं, ठीक है, और पूरे n नंबर हैं, तो इसका समांतर माध्य का सूत्र होता है जो भी नंबर्स हैं उनको जोड़ लो। ठीक है, इस तरह से सभी नंबर्स को जोड़ लो और बटा में कर दो कितने नंबर्स हैं, तो n हो गया। ठीक है, अब इसी को दिखाने का एक अलग तरीका होता है, ये होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा का मतलब ये होता है कि जोड़ना होता है। ठीक है, सम करना, सम मतलब जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से लिख दिया एक्स आई और आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और बटा में कर दिया n, तो इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। सिग्मा का मतलब हो गया कि जोड़ना, और यहाँ पर मैंने आई का मान रख दिया 1 से n तक, यानी कि इसका मतलब होगा कि ये जो मैंने आई यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आई क्या है, ये आई है यही 1 ये 2 और ये 3 4 5 n तक। ठीक है, इसी को मैंने लिखा है कि i का मान कहाँ से रहेगा, 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा, और उसी को आपको जोड़ना है। यहाँ पर मैं i न लिख करके कुछ भी लिख सकता हूँ, जो भी मेरा मन होगा। अगर मेरा मन करता है कि यहाँ पर z लिखना है तो मैं xz कर दूंगा, लेकिन मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो सिग्मा वाला सिंबल है, सिग्मा वाला चिन्ह है, इसके यहाँ पर लिखना पड़ेगा z बराबर 1 से लेके n तक और बटा में n लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो है संकेत होता है, और आपने बहुत बार इसको देखा होगा, किताब वगैरह में आपका लिखा रहता है। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, 1 बटा n और यहाँ पर सिग्मा i का मान हो जाएगा 1 से लेके n तक x i हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यही सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर। इसमें क्या बोला, 1 से 15 तक की सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी संख्या होती है, सम संख्या वो संख्या होती हैं जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो 1 से 15 तक की सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 10 और 12 और 14। इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद से हमारा क्या आएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो समांतर माध्य होगा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर, हम क्या कर सकते हैं, ये अगर हमें लिखना पड़े, यहाँ पर तो विकल्प वाला है, अगर हमें लिखना पड़ता है
परीक्षा में, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र यहाँ पर लिख देंगे और फिर इसके आगे लिख देंगे 2 धन 4 धन, इस तरह से करके बटा में 7 लिख देंगे, क्योंकि कितनी संख्या है हमारा टोटल है, टोटल 7 संख्या है, इनको आप गिन सकते हो। ठीक है, टोटल 7 संख्या है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 56 बटा में 7 हो जाएगा और आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर घ वाला है, ठीक है, अब दो ख और ग वाला है वो अभी आपको नीचे दिख जाएगा। तो घ वाले में क्या है कि बिंदुओं -2 और 6 और -2 10 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके निर्देशांक के लिए अब देखो हमें पता है क्या, मध्य बिंदु का सूत्र पता है। ठीक है, मध्य बिंदु बराबर x1 धन x2 बटा 2 और y1 धन y2 बटा 2 होता है। ठीक है, अब x1 x2 क्या होता है, x1 x2 होता है कि ये जो है एक निर्देशांक x1 और y1 है और दूसरा आपका है x2 और y2, इनके बीच में आपका इसके मध्य बिंदु निकालना होता है। अगर एक निर्देशांक है दूसरा निर्देशांक है तो इसका जो मध्य बिंदु निकालना होता है, तो आपको जो है क्या करना पड़ता है, ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है। यानी कि x1 क्या है, पहले निर्देशांक का पहला वाला, x2 क्या है, दूसरा निर्देशांक का पहला वाला अंक। ठीक है, दोनों को जोड़ के इनका आधा कर दो, फिर ऐसे ही पहले वाले निर्देशांक का दूसरा और दूसरे का दूसरा जोड़ करके आधा कर दो, मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऋण 2 और ऋण 2। ठीक है, तो हमारा पहला जाएगा ऋण 2 धन ऋण 2 बटा में 2 कमा 6 धन 10 बटा में 2। तो अब ये धन है और ये ऋण है, तो दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ऋण 2 4, ऋण 4 बटा 2। तो क्या आ जाएगा, इसको हम बड़े कोष्ठक में एक बार कर देंगे इस तरह से, और ऋण 4 बटा 2 और ये 16 बटा 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा ऋण 2 कमा में 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला ऋण 2 कमा 8, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें जो ख वाला है वो वाला हमारा सवाल क्या है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा। तो साइन ए बराबर दिया है 4/5। आपको पता होगा कि जो भी हमारा एक सूत्र होता है, याद करते हैं कैसे, साइन कॉस टैन और कॉट सेक कोसेक वाला, लाल बटा कक्का, सबको पता होता है। यहाँ पर क्या होता है, साइन बराबर ये हो जाता है लंब बटा कड़, और ये हो जाता है आधार बटा कड़, और ये हो जाता है लंब बटा आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कड़ हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, tan ए। tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, लंब बटा कड़ मिल गया, लेकिन आधार नहीं हमें पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे त्रिभुज होता है, ये हमारा त्रिभुज होता है, इसमें क्या है, ये हो जाएगा नीचे वाला आधार, ये लंब और ये कड़ हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, लंब और कड़ पता है, लंब पता है कड़ पता है। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार बराबर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर। कड़ कितना है, कड़ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ऋण में लंब का जो वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौको 16, कड़ी में है भी पूरा, घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 9 आएगा, कड़ी में 9, ये बराबर 3 आ गया। बस यहाँ पर रख दो, आधार का मान मिल गया, लंब का मान हमें पता है, लंब का मान है 4, तो 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ए 4/3, तीसरा वाला। ठीक है, तो ये जो है सवाल आपका ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग सवाल भी इस पे आ सकते हैं। अब जैसे क्या है कि यार यहाँ पर साइन के बारे में पूछा, हो सकता है कि कॉस के बारे में पूछ ले, तो कॉस के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपको बस सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़ हो जाता है। ठीक है, ये पहले होता है साइन के लिए, दूसरा वाला होता है कॉस के लिए, तीसरा वाला tan के लिए। और आपको ये चीज़ पता है कि कोसेक जो होता है, अगर कोसेक ए बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, 1/sin ए है। ठीक है, यानी कि 1/sin ए का मतलब कि यहाँ पर लंब बटा कड़ है, तो यहाँ पर कड़ बटा लंब हो जाएगा। ऐसे ही अगर सेक ए बोला है, ये 1/cos ए हो गया। अब 1/cos ए का मतलब क्या है, cos का मतलब ए आधार बटा कड़, तो ए उल्टा हो जाएगा, तो कड़ बटा आधार हो जाएगा। ऐसे ही cot
ए बराबर होता है 1/tan a, और 1/tan a का मतलब लंब बटा आधार, ए हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस तरह से आपके अलग अलग सूत्र हैं और सभी आपको याद होने चाहिए। अब हमारा ग वाला है सवाल कि यदि समीकरण क्या है, 2x का वर्ग ऋण 8x धन c बराबर 0, इसके बोल रहा है कि के मूल बराबर हैं, तो c का मान होगा। अब देखो दो चीज़ें हैं, इसको जो है मैं दो विधि से बता सकता हूँ। पहला विधि क्या है कि जब आपके मूल बराबर होते हैं तो आपका क्या होता है, d बराबर 0 होता है। यह चीज़ आपको पता होगी। d का मतलब b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 होता है। b क्या है, b यहाँ पर है ये 8 है, ऋण 8, तो हो जाएगा ऋण 8 का वर्ग ऋण 4 गुणे ए का मान है 2, c का मान c है बराबर 0। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगा कि हमारा ए क्या है, ए है a, ऋण 8 क्या है, b है, और ये c है। ठीक है, तो अब इसी सूत्र में सारी चीज़ हमने रख दिया है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 64 ऋण 8c बराबर 0। ठीक है, अब ऊपर ही लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 64 बराबर 8c, तो c बराबर 64/8, तो ये बराबर आ जाएगा 8 × 64, तो 8 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ गया 8। अब देखो इसमें जो है दूसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है, आपको पता है कि मूल इसके बराबर हैं। ठीक है, मूल बराबर होने का मतलब क्या है कि जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं ना, तो जो x का मान आता है वही उसका मूल होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि मैंने एक कोई भी समीकरण दिया और उसको इस तरह से बोल दिया कि इसमें आ रहा है हल करने पर x बराबर 2 और x बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि a जो है 2 और 1 उसका समीकरण के हल हैं। समीकरण का हल होने का मतलब कि ये जो दोनों मान है उसको संतुष्ट करेंगे। अब संतुष्ट करने का मतलब हो गया कि अगर मैं x बराबर 2 रख दिया, जो भी मेरा समीकरण रहा होगा, ठीक है, उस समीकरण में मैं अगर रख देता हूँ तो उसका मान 0 आ जाएगा कोई भी। अब जैसे यहाँ पर अगर आपने 8 रख दिया इस समीकरण में, ठीक है, c का मान 8 रख दिया, तो अब जो इसका मूल होगा, जो भी मूल होगा वो तो इन्होंने बोल दिया कि मूल बराबर है, तो जो मूल आएगा उस मूल को अगर आप रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, उसका मान पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमारा मूल क्या है, मूल बराबर, यानी कि जो इसका हल आएगा वो बराबर हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसका मूल मान लेता हूँ, यानी कि x बराबर मान लेता हूँ अगर कि जो हल है वो क्या है, अल्फ़ा। अगर पहला अल्फ़ा है तो दूसरा भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मूल बराबर है तो सेम होंगे, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा दोनों हो गए। अब आपको पता है कि जो दोनों मूल का योगफल होता है, मूल का गुणनफल होता है, वो आपको सूत्र पता है। अगर मैं अल्फ़ा बीटा मानता तब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है, तो हमारा सूत्र होता है कि अल्फ़ा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a होता है। और दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c बटा a। बस इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा का मान भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा धन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा बराबर ऋण b का मतलब ये हो गया आपका ऋण 8 और ऋण ये हो गया, a का मान है 2, तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, यहाँ पर अल्फ़ा का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 चौको 8 हो जाएगा और 4 में फिर ये 2 इधर आएगा तो भाग कर देगा तो 2 आ गया। अल्फ़ा का मान मेरा आ गया 2। यहाँ पर अल्फ़ा गुणे बीटा का मतलब भी अल्फ़ा ही है क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया बराबर c का मान तो c है, ये नहीं पता है, a का मान क्या है 2 है। अब c बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर गुणे 2, और a बराबर हो जाएगा अल्फ़ा का मान 2 है तो 2 दूना 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गया। तो आपने देखा कि दो तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो और दोनों तरह से आपका उत्तर आ गया 8। अब इसमें जो है अंगा वाला सवाल है कि आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 अंश है, तो PTQ का मान हमारे यहाँ पर पूछ रखा है।
अब यहाँ पर जो देखो ना, दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि आपका है। मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी हमारी स्पर्श रेखा होती है, ठीक है, आपके केंद्र से जो भी उस पर ये लंब डाला जाता है, ये 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है और आपके केंद्र से कोई भी मिलाने वाली रेखा अगर इसको यहाँ पर काटती है इस स्पर्श बिंदु पर, तो ये 90 अंश का कोण बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जो है टी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, टी क्यू और आपकी जो है टी पी और टी क्यू, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर। और जब भी केंद्र से कोई हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो क्यू को और पी इस स्पर्श बिंदु को जोड़ेगी, इस बिंदु पर टच करेगी, तो ये जो है कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। अगर मैंने कहीं पर भी ऐसे वृत्त बनाया, ठीक है, और मैंने इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी और एक केंद्र है, तो केंद्र से अगर मैंने एक यहाँ पर रेखा बना दी जो इस स्पर्श बिंदु पर आकर के मिल रही है, ये जो कोण बनता है हमेशा कितना बनता है, 90 अंश का बनता है। तो ये वाला कोण आपको पता हो गया कितना है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण है 90 अंश का, और ये वाला जो कोण है ये भी कितना है, ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अब क्या है कि 90 अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया, ये 110 अंश का हो गया, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और आपको पता होगा कि जो चक्रीय चतुर्भुज हमारे बनते हैं उसमें क्या होता है कि सभी अंतर कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। यानी कि अगर मैं कोण P धन कोण O धन कोण Q धन कोण T बराबर करूं तो कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ इस तरह से कि P T Q, ठीक है, इसको मैंने बस कोण T लिख दिया है, और Q को इस तरह नहीं लिखा कि O Q T, इस तरह से नहीं लिखा है, आप ये समझ लेना कि क्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या पता है कि कोण P कितना है, 90 अंश है, O कितना है, 110 अंश है, और Q का मान भी 90 अंश है, और पूछा क्या है, T का मान पूछा है, ठीक है। PTQ यही है आपका, PTQ यही वाला है, यही पूछा है। तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 110 कितना हो गया, 200 हो गया, 290 हो गया, और यहाँ से आपका आ जाएगा कोण T बराबर 360 ऋण में आपका 290, और इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और इसमें बोला है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। तो देखो पहली बात, कहीं भी क्षेत्रफल अगर दिया रहेगा तो उसका क्या होगा, मात्रक होगा हमेशा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कुछ भी अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर, जो भी रहेगा वो स्क्वायर रहेगा। अगर यही यहाँ पर परिमाप रहता तो परिमाप क्या होता है, परिमाप हमेशा या तो सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर होगा या किलोमीटर होगा, इस तरह होगा, ठीक है। वो स्क्वायर या फिर उस मतलब इस तरह से वर्ग या उसका 3 घात 4 घात इस तरह से नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ एक ही घात होगा। यानी कि अगर परिमाप रहेगा तो सेंटीमीटर होगा या फिर किलोमीटर होगा, इस तरह से होगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन होता क्या है, तो लंब वृत्तीय बेलन का मतलब इस तरह से होता है, लंब का मतलब लंबाई में होगा, और वृत्तीय मतलब वृत्त की तरह से होगा, और बेलन का मतलब बेलन आपका जो आप समझते हो, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया लंब वृत्तीय बेलन। अब देखो इसमें जो है आपका दो जगह पर इस वृत्त बनता है, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला आधार पर, और एक ऊपर वाला। अब बोला कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल इसने बता दिया कितना है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको पता क्या है कि यार ये जो है ना, ये नीचे क्या है, ये एक वृत्त ही तो बन रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, ये बस घुमा करके सवाल को पूछा है। बाकी बोला क्या है, मतलब अल्टीमेटली आपको आना क्या चाहिए, आपको बस इतना आना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो आर बराबर हो जाएगा कड़ी में 9, और ये बराबर हो जाएगा धन ऋण 3, ये दोनों चीज़ें आएंगी। लेकिन अब देखो जो आपकी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, त्रिज्या दूरी होती है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आप कभी नहीं बोलते हो कि मैं ऋण 10 किलोमीटर चला,
ऋण 25 किलोमीटर चला, जो दूरी है वो हमेशा धनात्मक रहेगी, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25, 30 जो भी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम त्रिज्या लिखते हैं तो त्रिज्या के लिए हम सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आप जब भी सवाल लिखेंगे परीक्षा में उसका उत्तर लिखेंगे तो आपको जो उसका क्या मात्रक है वो भी लिखना है। अगर आपने मात्रक छोड़ दिया तो आपका हो सकता है, अगर अच्छा कोई बंदा रहेगा जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा, ठीक है, ज़्यादा जानकार वाला रहेगा, तो आपका जो हो सकता है ज़्यादा नंबर काट ले, ठीक है। तो ये हमेशा ही करना है आपको। अगर विज्ञान वगैरह पढ़ रहे हो तो उसमें भी यही चीज़ आपको करनी, हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको मात्रक हमेशा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर ऋण 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आज की वीडियो में हमें चर्चा करनी थी। बाकी जो है जो भी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब एक चीज़ है, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें होंगी जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर मेरे को इस पूरे जो आपका पहला वाला सवाल था, इसमें 5 सवाल थे हमारे टोटल, इसमें से मेरे को एक चीज़ एक्स्ट्रा बतानी है, और वो क्या चीज़ है कि जो आपका मध्य बिंदु वाला था, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। ये निर्देशांक वाला, ठीक है, निर्देशांक वाले पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसका से वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो निर्देशांक के बारे में देखो होता क्या है, आपको पता होगा कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इस तरह से हम दिखा देते हैं। और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें होता क्या है कि जो भी दूरी हम इधर चलते हैं, ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जितनी दूरी इधर चलते हैं एक्स अक्ष पर इधर की तरफ, ये क्या होती है, हमारी धनात्मक होती है। ऐसे ही ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये भी धनात्मक होती है, ठीक है। लेकिन एक्स अक्ष पर इधर पीछे की तरफ आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ आते हैं वाई अक्ष पर, तो इसको भी ऋणात्मक हम बोलते हैं, ठीक है। इतना ये सभी लोगों को पता होगी। अब जब भी हम कोई भी यहाँ पर निर्देशांक लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले x वाला मान लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, y वाला मान लिखते हैं। तो अगर मुझे कहीं पर भी कुछ भी दिखता है, 3,4 दिखता है, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चलेगा कि पहला वाला क्या है, पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या है, y है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हम क्या एक तरह से मान सकते हैं कि एक मकान कमरा है, ठीक है। इस तरह से मैं एक बना दूंगा, ये क्या है, एक कमरा आपका है, और इस कमरे में आपके पास 2 दीवार हैं और 2 इधर की तरफ जो खुला हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हमें बस देखना है कि कौन कौन सी दीवार है। तो ये धन वाली है दीवार x की, और y वाली भी धन वाली है। तो इसमें जो चिन्ह होता है आपका क्या होता है, पहले x वाला हमें पता है लिखना होता है, तो पहले x वाला चिन्ह क्या है, धन है, और y वाला क्या है, ये भी धन है। तो हमारा जो चिन्ह होता है इसमें प्रथम चतुर्थांश में धन धन होता है। ऐसे ही फिर इसमें आएंगे तो इसमें भी दीवार देखेंगे, तो दीवार देखेंगे ये x वाला ऋण है, y वाला धन है। हमें पता है पहले हमें क्या लिखना है, x वाला तो ऋण है और बाद में y वाला धन है, तो इसका चिन्ह ये होता है। फिर ऐसे ही इसमें आएंगे तो इसमें एक दीवार ए दिख रही, ये दीवार ए दिख रही, यहाँ पर भी x वाला क्या है, ऋण है, और y वाला भी ऋण है, तो ऋण ऋण हो जाता है। इसमें आएंगे तो इसमें भी 2 दीवार, ए वाली दीवार, ए वाली दीवार। x वाला क्या है, धनात्मक है तो धन, y वाला ऋणात्मक तो ऋण। ये हमारी इस तरह से चीज़ें होंगी। अगर मान लो कि मुझे दे दिया ऋण 3,4, तो मुझे क्या पता चल गया कि x वाला मान पहले है, तो x वाला मान ऋणात्मक, x वाला मान ऋणात्मक का मतलब कि इस दिशा में गए, ठीक है, और y वाला मान धनात्मक यानी कि इस दिशा में गए ऊपर की तरफ। तो ये जो मान आएगा कहीं इस वाले चतुर्थांश में हमारा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी मान कहाँ पर किस चतुर्थांश में आएगा। अब जब कोई भी रेखाखंड वगैरह हमें देता है, रेखाखंड का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर दे दिया x1 है और यहाँ पर y1 है। अब मैं जनरल चीज़ लेता हूँ, और दूसरी चीज़ हम मान लेते हैं कि ये कहीं पर x2 है और y2 है। अब इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है। एक रेखाखंड बन रहा है, दोनों बिंदु को अगर मैं मिला दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक रेखाखंड मिलेगा, और मुझे चाहिए इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं अब यहाँ पर दिखाऊंगा चतुर्थांश पे आपको। कुछ इस तरह से मैं बना देता हूँ जनरल चीज़ कि ये जो है मेरा प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अब x1 का मतलब क्या हुआ, यूँ समझो,
x1 का मतलब है कि x अक्ष पर आपने कितनी दूरी चली है, x1 दूरी चली है। और ऐसे ही y1 का मतलब क्या है, आपने y अक्ष पर कितनी दूरी चली है, y1 दूरी चली है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि x हो गया और यही दूरी ये जो है यहाँ पर आपकी y है, ये दूरी यहाँ तक y है ऊपर की तरफ, y1 हो गई, ठीक है, और ये x1 हो गई। फिर मैंने बोला कि x2 y2 का क्या मतलब है, इसका मतलब होगा कि आपका x अक्ष पर जो है x2 है और y अक्ष पर आपका क्या है, इसको बनाएंगे, ठीक है, ये यहीं तक होगा, ये y2 है, ठीक है। बस अभी आप इसको इस तरह से देखते रहो। अब हमें करना क्या है कि हमें तो इस रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु निकालने का मतलब ये हुआ कि x वाली जो दूरी है इसका बीच का क्या होगा, यानी कि ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो हमें x मिल जाएगा यहाँ पर। और फिर ये जो y वाला दूरी मिल रहा है, दूरी y वाला कितना है, इनके बीच का दूरी अंतर कितना है, यही वाला अंतर है, ठीक है। तो ये वाला जो अंतर है इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि y वाले का भी मध्य बिंदु मिल जाएगा, वो यहाँ पर दिखा देंगे, x वाले का मध्य बिंदु इन दोनों के बीच का ये भी यहाँ पर दिखा देंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि इतने तक का आप सिर्फ मध्य बिंदु निकालना, तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का मध्य बिंदु निकालना, तो आप क्या करोगे, x2 में से x1 को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाली पूरी दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। फिर बटा 2 कर दोगे तो ये बीच वाली दूरी इसकी मध्य बिंदु मिलेगा, इसका मध्य बिंदु मिलेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मध्य बिंदु नहीं मिलेगा, ठीक है। इस मूल बिंदु से यहाँ तक का मध्य बिंदु नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक का मध्य दूरी मिलेगा। यानी कि अगर मैं x2 ऋण में x1 बटा 2 करता हूँ तो एक कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। अब मुझे अगर चाहिए कि ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मूल बिंदु से ये दूरी निकालने के लिए हमें x1 वाला ये पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, ये x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो हमें पता है x1 है, और ये मध्य बिंदु भी मिल गया तो हम x1 को इसमें जोड़ देंगे, तो x1 धन कर देंगे, तो अब मुझे मूल बिंदु से वाली दूरी मिल गई। तो इस तरह से मुझे क्या मिल जाएगा कि x वाला जो चीज़ है ना, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है और मध्य बिंदु मिल गया हमें। तो हमें क्या करना होता है, जब भी निर्देशांक लिखते हैं, किसी भी चीज़ का हमें निर्देशांक लिखना होता है तो हम सारी चीज़ें कहाँ से नापते हैं, मूल बिंदु से नापते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसीलिए हम जो है इसको x1 को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है, कि हमें इसका जो है निर्देशांक मिल जाए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका x रहेगा, y अक्ष पर कुछ नहीं, अभी हम गए हैं यहाँ। अगर इसका निर्देशांक चाहिए तो इसको पहले हम हल करेंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, 2x1 धन में x2 ऋण x1 बटा 2, और a बराबर हो जाएगा x1 और a हो जाएगा x1 धन x2 बटा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इसका निर्देशांक x1 धन x2 बटा 2, और y पर तो हम कहीं नहीं गए तो 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही y वाले का भी जब निकालेंगे, ऐसे ही y वाले का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले से इस वाले के बीच का, तो ये y2 ऋण y1 बटा 2, ये कौन सी दूरी आ गई, ये इतनी वाली दूरी आ गई, इसका मध्य बिंदु आ गया, पूरा जो था इसका मध्य बिंदु मध्य बिंदु मतलब मध्य दूरी आई है, मध्य बिंदु नहीं है, मध्य दूरी आई है। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें ये वाली दूरी जोड़नी पड़ेगी, ये वाली, और ये वाली दूरी कितनी है, y1 है। तो अब फिर मैं क्या करूँगा, इसमें y1 धन y2 ऋण y1 बटा 2 करूँगा, तो फिर यहाँ से भी मुझे मिल जाएगा y1 धन y2 बटा 2। सेम इसी तरह से हम हल करेंगे, जैसे यहाँ पर हल किया वैसे इसको भी हम हल करेंगे, तो हमारा इतना मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया कि यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो बिंदु का कितना है, ठीक है, पूरी दूरी कितना है, इस नीचे से लेकर के ऊपर तक कितनी दूरी है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो जब भी हमें किसी का निर्देशांक लिखना होता है तो हम क्या करते हैं,
हम इस बिंदु को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे ही वाई वाले को यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर हमें मध्य बिंदु मिल गया। ठीक है, इस रेखाखंड का एक्स वाला जो वैल्यू था इसको लिख लेते हैं x1 धन x2 बटा 2, और ऐसे ही y वाला भी हमारा ये हो जाता है, ये वाला है तो y1 धन y2 बटा 2। और यही वाला सूत्र हमें पता है कि हम इस सूत्र को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट यूज कर लेते हो मध्य बिंदु वाला, तो आपका सूत्र इस तरह से आता है। और मैंने सिर्फ इसीलिए समझाया कि आपको जो है हो सकता है कि सूत्र याद ना रहे, ये बहुत ही आसान सा सूत्र है, याद तो रहेगा ही, लेकिन एक तरह से आपका जो है ना, जो एक मैथ का एक्चुअल मीनिंग है कि यार मैथ का क्या मतलब है, वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथ का मतलब ये नहीं कि सूत्र याद कर लो हो जाएगा, सूत्र हमेशा नहीं याद रहते हैं। ठीक है, आज से 4 साल बाद 5 साल बाद भी आपको सूत्र हो सकता है ना याद रहे, तो आपको सारी चीज़ों का डेरिवेशन करने का जब पता रहेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको समझा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो यार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना, अच्छे से एक बार कॉपी पेन पर करो, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से जो भी मैंने समझाने की कोशिश किया वो समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।